जय माँ सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी, एचपीएस एजुटेक चैनल आप देख रहे हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप सर्च करें एचपीएस स्पेस एजुटेक। आपको मिलेगा इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो और कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड जनरल हिंदी। अभी ऑफलाइन क्लासेज में साथियों बिजी रहने के कारण इतनी क्लासेज आपको अवेलेबल नहीं हो पाती, फिर भी पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हर रोज 2 वीडियोज अवेलेबल करवा पाए। विश्वास रखिएगा साथियों, आप बड़ी बड़ी धनराशि चुका कर भी ऑफलाइन कोचिंगों में जाकर बैठ रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं। आपको घर पर वो वातावरण मैं अवेलेबल करवाऊंगा जिसकी आप एक उम्मीद रखते हैं। विश्वास रखिएगा, आपका विश्वास डिगने नहीं दूंगा। बस आपसे इतने सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। आज अपन साथियों इंडियन हिस्ट्री की एक क्लास शुरुआत करेंगे और जिसमें अपन पढ़ेंगे वर्धन वंश। मेरे किसी लाल ने कमेंट किया कि सर हर्षवर्धन के बारे में बताइएगा, तो आज मैं आपके सामने क्लास लेने जा रहा हूं। हमारी सीरीज इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी, शाम को इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासेज आएगी। अभी अपन पढ़ेंगे वर्धन वंश। ध्यान से सुनिए साथियों, वर्धन वंश भारतीय इतिहास में दोस्तों 600 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी के बीच का काल जो है उत्तरी भारत में वर्धन वंश का काल कहलाता है। और इसके शासन काल में ही अगर आप पढ़ रहे हो तो हर्षवर्धन 606 से लेकर के 647 तक अपन पढ़ते हैं, और यही महान शासक माना जाता है इस वर्धन वंश का। एक एक लाइन को सुनते हुए चलिएगा, एक एक लाइन में आपका वनडे एग्जाम का सवाल होगा, बस विश्वास रखिएगा। देखिए साथियों, वर्धन वंश मैं आपको बता रहा हूं, वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। नाम क्या था? पुष्यभूति। पुष्यभूति ने की थी इस वंश की स्थापना 600 ईस्वी के आसपास, और साथियों राजधानी बनाई थी हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में थानेश्वर नामक स्थान को। ध्यान रखना, इस वंश की राजधानी थानेश्वर को बनाया गया जो हरियाणा में थी। साथियों याद रखना, पुष्यभूति इस वंश का पहला राजा था, यानी संस्थापक था। इसीलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। कंफ्यूजन सॉल्व। चलिए, इस वंश में दोस्तों पहले राजा पुष्यभूति हुए, दूसरे राजा हुए साथियों नरवर्धन। ध्यान से सुनना, नरवर्धन। तीसरे राजा हुए दोस्तों राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम लिखा है साथियों, ढंग से ध्यान रखना, प्रथम। और चौथे राजा हुए साथियों आदित्यवर्धन प्रथम। आदित्यवर्धन प्रथम। 4 राजाओं का नाम आप थोड़ा ध्यान रखें। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था दूसरे राजा नरवर्धन हुए, तीसरे राजा राज्यवर्धन प्रथम, और चौथे आदित्यवर्धन प्रथम हुए। अब दोस्तों देखना, आगे बढ़ा रहे हैं इस वंश को। इस वंश की 5वीं पीढ़ी में इस वंश का प्रथम शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली नहीं, प्रथम शक्तिशाली राजा होता है 5वीं पीढ़ी में। यानी 4 तो ये आगे थे, 5वां राजा यानी 5वीं पीढ़ी में प्रसिद्ध पहला शक्तिशाली राजा हो रहा है, और उस राजा का नाम है भाइयों प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। याद रखना, ये 5वां राजा था और पहला शक्तिशाली राजा था। साथियों ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश के समय में ही नहीं, कई बार भारत पर चाहे गुप्त वंश हो चाहे मौर्य वंश हो, हूणों का आक्रमण, हूण एक विदेशी जाति है साथियों, हूणों का भारत पर बहुत आक्रमण होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं वर्धन वंश, तो वर्धन वंश में भी साथियों हूणों ने बहुत सारे आक्रमण किए। तो पहले वाले जो उत्तराधिकारी हुए वो इस हूण संघर्ष से दोस्तों निपट नहीं पाए।
पहला शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन होता है जिसने हुणों का मुकाबला किया और हुणों का सफाया कर दिया। इसलिए दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने अपना ग्रंथ लिखा हर्षचरित। उस हर्षचरित पुस्तक में प्रभाकर वर्धन के बारे में कहा गया है कि प्रभाकर वर्धन हिरण रूपी हूण जाति के लिए शेर के समान है, यानी प्रभाकर वर्धन को शेर बताया गया और हूण जाति की तुलना हिरण से की गई। कंसेप्ट क्लियर हर्षचरित पुस्तक में। चलो आगे बढ़ रहा हूं साथियों। अब देखना इस प्रभाकर वर्धन के दोस्तों तीन संतानें हुई। ढंग से सुनना मेरे साथियों। पहला हुआ पुत्र जिसका नाम था राज्यवर्धन द्वितीय। लिखूंगा नहीं, हर बात साथियों समझते हुए चलना। राज्यवर्धन द्वितीय, तो द्वितीय कैसे आया? क्योंकि प्रथम तो पहले हो चुका था। फिर एक लड़की हुई जिसका नाम था साथियों राज्यश्री। तीसरी दोस्तों पुत्र हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन। और यह वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली राजा होता है। इसी बारे में अपन पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो ये तीन हुए साथियों। अब देखना एक एक बात। राज्यश्री दोस्तों इनकी पुत्री थी और इनकी पुत्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने दोस्तों कहां पर किया? कन्नौज के राजा थे दोस्तों। कन्नौज में उस समय मोखरी वंश का शासन था। कौन सा वंश था साथियों? मोखरी वंश। और मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ में किया। वापस बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ में कर दिया। साथियों अब सुनना, यह वर्धन वंश जो है एक क्षत्रिय वंश है और आपको पता है इस समय गुप्त काल, शुंग काल, सातवाहन काल ये सब ब्राह्मण धर्म को महत्व ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि यह दूसरा ब्राह्मण काल है वैदिक काल के बाद में। तो इनको यह क्षत्रिय धर्म या बौद्ध धर्म, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो उनको साथियों खला नहीं। तो एक मैं आपको साइड में ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बंगाल में साथियों गौड़ वंश का राजा था, गौड़ वंश का राजा शशांक था। याद रखना साथियों, ये वही शशांक है जिसने महात्मा बुद्ध के बोधि वृक्ष जो पीपल था उसको कटवा करके नदी में फेंकवाया था। ये वही शशांक है मेरे लालो, याद रख लेना। इस शशांक ने क्या किया? इस वंश का नाश करने के लिए दोस्तों एक उत्तरी गुप्तकालीन राजा था, अंतिम कोई अयोग्य शासक रहा होगा जिसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त के साथ में मिला कौन? यह शशांक साथियों। देवगुप्त के साथ में मिल करके इस ग्रहवर्मा की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। तो अब लाइन को सुनना। हमारे प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ में किया, लेकिन इस ग्रहवर्मा की हत्या बंगाल के गौड़वंशी राजा शशांक ने उत्तरी गुप्तकालीन राजा देवगुप्त के साथ मिलकर हत्या करवा दी। हत्या की किसने है? देवगुप्त ने। सहयोग किसने किया? शशांक ने। अब देखो साथियों, यह इस ग्रहवर्मा की हत्या हो गई। ग्रहवर्मा की हत्या हो गई। इधर साथियों 604 ईस्वी में, ढंग से सुनना, 604 ईस्वी में इन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और इनकी पत्नी थी साथियों यशोमती। किसकी पत्नी? इस प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी जो साथियों सती हो गई। सती हुई, ध्यान रखना। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 में होती है। इधर जो वो राज्यश्री के पतिदेव ग्रहवर्मा खत्म हुए तो यह डर के कारण जंगलों में भाग गई राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन पिताजी भी खत्म हो गए, मां सती हो गई तो मां भी खत्म हो गई। तो दोस्तों राजा कौन बना? राज्यवर्धन द्वितीय। राज्यवर्धन द्वितीय प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजा बनता है। इस राज्यवर्धन द्वितीय ने अपने बहनोई का बदला लेने के लिए शशांक के विरोध में साथियों सेना भेजी
और देवगुप्त की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। मारा किसको है साथियों, देवगुप्त को मारा है। किसने मारा है, राज्यवर्धन द्वितीय ने मारा है। समझ में आ गई। इस राज्यवर्धन द्वितीय का शासनकाल 2 साल का होता है साथियों। 604 में इनकी मृत्यु हुई, तो 604 से लेकर के 606, मैं ईस्वी की बात कर रहा हूं भाइयों, 606 तक शासन रहा राज्यवर्धन की। दोस्तों राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या करवाई। जैसे ही देवगुप्त की हत्या करके वापस लौट रहा था, तो यह शशांक तो अभी जीवित बैठा था। इस शशांक ने दोस्तों पीछे से धोखा करके इस राज्यवर्धन द्वितीय की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो राज्यवर्धन द्वितीय की भी हत्या हो गई और देवगुप्त की भी हत्या हो गई। राज्य श्री जंगलों में भाग रही है। अब बचा साथियों हर्षवर्धन। तो हेडिंग लगाना है अब आपको हर्षवर्धन। देखो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन दोस्तों 606 में राजा बनता है, क्योंकि 606 में राज्यवर्धन द्वितीय मारा गया, तो 606 में राजा बना और 647 तक दोस्तों राजा रहा है। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी बात सुनते हैं। प्रभाकर वर्धन का पुत्र है, यशोमती इनकी माता का नाम था। कंसेप्ट क्लियर हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में पहली जानकारी कहां से मिल रही है, तो देखो हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी जानकारी साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, तो आपको एक एक लाइन ध्यान रखना है। पहले तो मैं आपको अभिलेखों के बारे में बता रहा हूं, ध्यान रखना साथियों। हर्षवर्धन की जानकारी, बांसखेड़ा का अभिलेख, बांसखेड़ा, दूसरा मधुबन, मधुबन और तीसरा ऐहोल, ये दोनों अभिलेख उत्तर प्रदेश में है साथियों, और ये कर्नाटक में है। ध्यान से सुनना, ये दोनों अभिलेख जो है ना वो हर्षवर्धन के ही है। तो पहले देखना, बांसखेड़ा व मधुबन दोनों अभिलेख उत्तर प्रदेश में है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के हैं, और इनमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। दोनों ही अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है साथियों, पहली लाइन देखो। अभिलेख, लेख का मतलब क्या होता है, एक पत्थर पर लाइनें लिखी हुई होती है, उसे लेख कहते हैं। तो साथियों इन दोनों ही अभिलेखों में समान जानकारी है। क्या है, पहले देखो, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बना, लेकिन बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने से पहले वो शिव धर्म का उपासक था। यह लाइन यहां पर लिखी हुई है। दूसरा दोस्तों, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए भूमि दान की प्रथा को आगे बढ़ाया। देखो सातवाहन वंश और गुप्त वंश में भूमि दान की प्रथा बहुत ज्यादा फैली, लेकिन साथियों वो ब्राह्मणों को दान में दी गई, वो मंदिर बनाने के लिए दान में दी गई। लेकिन हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भूमि दान में दी है। तो ये दोस्तों बातें कहां पर लिखी हुई है, यहां पर लिखी हुई है। क्लियर। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है दोस्तों, चालुक्य, बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इस अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी मिल रही है, वहां पर यह जानकारी मिलेगी। चलो आगे देखो। फिर दोस्तों मुहरों के बारे में ध्यान रखना। हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों सिक्कों का प्रचलन नहीं था, सिक्कों का प्रचलन नहीं था, न के बराबर था। क्या मिल रही थी, मुहरें मिली है साथियों, और मुहरें ऐसी मिली है जिन पर हर्षवर्धन के हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर किए हुए साथियों, उस पर लिखा हुआ है हर्षवर्धन। कहां से मिली ये मोहरें, तो याद रखना नालंदा शहर, नालंदा शहर है दोस्तों। नालंदा शहर कहां पर है, नालंदा शहर बिहार में है, विश्वविद्यालय था ये नालंदा विश्वविद्यालय, वहां से मिली है साथियों। दूसरी बिहार में एक सोनपत जगह है, वहां से मिली है इस प्रकार की मोहरें जिस पर हर्षवर्धन लिखा हुआ है, इसकी जानकारी मिलती है। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था साथियों, जिसका नाम था धर्मगंज। याद रखना, धर्मगंज उस पुस्तकालय का नाम था। और साथियों इस पुस्तकालय में 3 भवन बने हुए थे, रत्न सागर, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नोदधि और रत्न रंजक। मेरे भाइयों रत्न रंजक, ये 3 भाग थे। याद रखना, इस पुस्तकालय के, इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। और याद रखना
इस हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग चीनी यात्री भारत आया, जिसने ग्रंथ लिखा सीयू की। उस सीयू की ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इस विश्वविद्यालय के लिए सम्राट हर्षवर्धन ने 100 गांव दान में दिए थे, 100 गांव दान में दिए थे। आगे बात करेंगे अपन इसकी। चलो अब देखो और कहां जानकारी मिल रही है। तो साथियों एक प्रसिद्ध दरबारी था इसके दरबार में, बाण भट्ट। और आपको पता है बाण भट्ट ने 3 ग्रंथ लिखे थे, क्लियर करवा देता हूं। पहली दोस्तों हर्षचरित, दूसरी कादंबरी लिखी, और तीसरी पार्वती परिणय। ये 3 ग्रंथ है साथियों बाण भट्ट के। इस ग्रंथ हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासन काल की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की जानकारी मिल रही है। धार्मिक जानकारी में यह बताता है साथियों, हर्षचरित पुस्तक में बाण भट्ट कहता है कि हर्षवर्धन के दैनिक जीवन को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में प्रशासनिक कार्य करना, दूसरे और तीसरे भाग में वो धार्मिक क्रियाकलाप कर रहा था। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयागराज जो इलाहाबाद में है वहां पर मोक्षानुग्रह सभा करवाता, और उसमें जितना भी अपना धन अर्जित करता वो दान में दे देता। ह्वेनसांग भारत आया उस समय 6वीं मोक्षानुग्रह सभा करवाई प्रयागराज में, और सबसे ज्यादा दान दिया। बताया जाता है कि इसके पास में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे, इसलिए साथियों वो अपनी बहन से सारा लिया था। याद रखना ये सब हर्षचरित में मिलता है। हर्षचरित पुस्तक में दोस्तों हर्षवर्धन को कहा गया है कि यह तो क्या है, सभी देवताओं का अवतार है, सभी देवताओं का अवतार है। ध्यान रखना हर्षवर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज, वो भी इस पुस्तक में लिखा हुआ है साथियों। तो हर्षवर्धन की संपूर्ण जानकारी इस दरबारी इतिहासकार की है। चलो आगे देखते हैं साथियों और क्या है। ध्यान रखना हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों तो और पुस्तकें लिखी गई। एक प्रसिद्ध दरबारी था मयूर ने दोस्तों सूर्य शतक व सुभाषितवल्ली ग्रंथ लिखा। उसमें भी साथियों जानकारी मिलती है। बंगाल का एक ब्राह्मण था साथियों जयदेव, उसने गीत गोविंद लिखा। उसमें भी हर्षवर्धन की जानकारी मिल रही है मेरे साथियों, यह ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊं भास का ग्रंथ है स्वप्नवास वदता, उसमें भी यह जानकारी मिल रही है। स्वयं सम्राट हर्षवर्धन ने दोस्तों 3 ग्रंथ लिखे थे हर्षवर्धन ने खुद। पहला नागानंद यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है साथियों, नाटकीय ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। दूसरा नागानंद, दूसरा प्रियदर्शिका लिखा मेरे लालो, और तीसरा रत्नावली लिखा था। क्या लिखा था? रत्नावली लिखा था। इन तीनों ही ग्रंथ में हर्षवर्धन की जानकारी मिल रही है साथियों। कितना बताऊं आपको, अगर बताने लग जाऊं तो खूब है साथियों। ध्यान रखना और बताते हैं आपको। देखो आपको पता है इसके समय में ह्वेनसांग भारत आया जिसने सीयू की लिखी, लेकिन हमारे राजस्थान में जालोर जिले में भीनमाल कस्बा, वहां पर साथियों ये ह्वेनसांग आया था। भीनमाल आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था। याद रखना मेरे साथियों भीनमाल में एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। याद रखना ये हर्षवर्धन के शासन काल के समय के हैं, लेकिन हर्षवर्धन के दरबार में नहीं थे। इस ब्रह्मगुप्त ने साथियों 2 ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ लिखा था ब्रह्म स्फुट लिखा, और दूसरा दोस्तों खंड खाद्य लिखा था। तो ये सभी जानकारी हमें हर्षवर्धन के बारे में मिल रही है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद में हर्षवर्धन की तुलना किससे की गई है? हर्षवर्धन के बारे में कहा गया है कि यह तो हमारे महाकवि कालिदास, कवि भारवी ने दोस्तों ध्यान, भारवी का एक ग्रंथ है किरातार जूनियम। ध्यान रखना मेरे साथियों किरातार जूनियम यह ग्रंथ किसका है? भारवी का है। तो हर्षवर्धन की तुलना कालिदास, भारवी, भास और हरिसेन से की है साथियों जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ में। इसी प्रकार गुणाढ्य का उदय सुंदरी ग्रंथ है साथियों गुजरात में, उसमें कहा गया कि यह तो वाणी का हर्ष था। तो कई सारे ग्रंथ है मेरे लालो, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए यह तो हुई इसकी जानकारी के बारे में।
अब देखो हर्षवर्धन ने उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। उपलब्धियां, तो पहली उपलब्धि है बंगाल का अभियान। बंगाल का अभियान, बंगाल का अभियान क्यों किया? आपको पता है इसके बहनोई को मारा, राज्यवर्धन को मार दिया बंगाल के गौड़ राजा शशांक ने, तो बदला लेने के लिए सबसे पहले बंगाल का अभियान कर रहा है। याद रखना मेरे साथियों, आपको बता दूं असम राज्य में एक ठिकाना था कामरूप, और कामरूप के राजा थे भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा थे साथियों, भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा से सहयोग लिया इस हर्षवर्धन ने, और भास्कर वर्मा के साथ में सेना लेकर के बंगाल पर अभियान करते हैं, और दोस्तों शशांक की मृत्यु हो जाती है। याद रखना इस शशांक की मृत्यु के बाद में संपूर्ण बंगाल के क्षेत्र को हर्षवर्धन जीत लेता है। जीत करके आगे बढ़ता है, नेपाल पर कब्जा करता है। नेपाल के कुछ क्षेत्रों को जीत करके साथियों कश्मीर को अपने कब्जे में लेता है। आपको बता देता हूं हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बड़ा अच्छा अनुयायी था, इसलिए साथियों इसने क्या किया, कश्मीर से क्या कर लिया, एक महात्मा बुद्ध का दांत चुरा लिया था हर्षवर्धन ने। यह भी ध्यान रखना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 643 में दोस्तों 643 ईस्वी में चाइना में राजदूत भेजे हर्षवर्धन ने, और 645 में चाइना ने 2 राजदूत वापस भेजे। 2 राजदूत 643 में हर्षवर्धन ने चीन भेजे, और 645 में चाइना ने 2 अलग से राजदूत वापस भेजे। यह भी आप ध्यान रखना। तो यह था बंगाल का अभियान। आगे बढ़ रहा हूं साथियों, तो फिर देखो दूसरी उपलब्धि क्या थी, गुजरात के वल्लभी का युद्ध। वल्लभी का युद्ध किया था इसने दोस्तों, कहां पर, 629 में। वल्लभी दोस्तों भारत में देखो मैं बताऊं आपको प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र, पहला तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान, दूसरा नालंदा बिहार में कुमार गुप्त वाला और ध्यान रखना साथियों मैं फिर बता रहा हूं आपको, नालंदा को तो नष्ट किया था हुणों ने, तक्षशिला को नष्ट किया था हुणों ने, नालंदा को नष्ट किया था वैसे तो कई आक्रमण हुए साथियों, लेकिन मुख्य रूप से बख्तियार खिलजी ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में उसका सेनापति था। उसके बाद में साथियों हमारे विश्वविद्यालय थे कन्हेरी महाराष्ट्र और वल्लभी गुजरात। वल्लभी एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था साथियों। यहां में एक राजा थे और यहां पर वंश था तत्काल में दोस्तों मैत्रिक वंश, और मैत्रिक वंश के राजा थे ध्रुवसेन। ध्रुवसेन था साथियों, ध्रुवसेन से युद्ध किया इस हर्षवर्धन ने, ध्रुवसेन पराजित हो गया। बाद में साथियों हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी ही बेटी का विवाह इस ध्रुवसेन के साथ में कर दिया था। तो यह था दूसरा युद्ध वल्लभी के साथ में। फिर साथियों सबसे प्रसिद्ध युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ में, और यह लास्ट युद्ध है। पुलकेशिन द्वितीय के साथ में युद्ध हुआ, यह 634 में हुआ साथियों। आंध्र प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर वातापी वंश वातापी या बादामी कर्नाटक में एक जगह है, और वहां का वंश था चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। उनके साथ में युद्ध हुआ और साथियों हर्षवर्धन पराजित हो गया था। हर्षवर्धन पराजित हो गया। इसकी जानकारी कहां मिल रही है, ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति में मिल रही है साथियों, जो पुलकेशिन द्वितीय की है। रचना किसने की थी, रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति ने इसकी रचना की। इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, ढंग से सुनना। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इस युद्ध में विजय के बाद में कई उपाधियां धारण की, जिसमें फेमस कौन सी थी, परमेश्वर की उपाधि, आदिवर्रा की उपाधि, आदिवर्रा दोस्तों, तीसरी सत्याश्रय, सत्याश्रय, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट है श्री पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। यह ध्यान रखना साथियों, किसने की, पुलकेशिन द्वितीय ने की, पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। जबकि इस हर्षवर्धन ने क्या उपाधि धारण की, इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि सकलो तरापतनाथ की उपाधि धारण की, सकलो तरापतनाथ, सकलो तरापतनाथ की उपाधि धारण की हर्षवर्धन ने। याद रखिएगा साथियों, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का बड़ा अच्छा विद्वान था और ध्यान रखना इसका संरक्षण भी कर रहा था। तो आपको बताऊं, इसने साथियों हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग की अध्यक्षता में ह्वेनसांग को अध्यक्ष बनाया, और कन्नौज में साथियों, कन्नौज में एक बौद्ध धर्म सभा का आयोजन करवाया, जिसमें 18 राजाओं ने भाग लिया था। इस सभा का अध्यक्ष किसको बनाया,
ह्वेनसोंग को बनाया, ह्वेनसोंग को इसका अध्यक्ष बनाया था। तो यह साथियों हर्षवर्धन के बारे में कुछ उपलब्धियां हैं। लास्ट एंड फाइनल आपके सामने बात कर रहा हूं हर्षवर्धन के बारे में। दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसोंग भारत आया। ह्वेनसोंग भारत आया था 629 में और 644 तक 15 साल रुका था। दोस्तों ध्यान रखना यह मध्य एशिया से सिंध होते हुए 629 में स्थलीय मार्ग से भारत आया और साथियों स्थल मार्ग से ही वापस गया। भारत आने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना और बुद्ध धर्म का ज्ञानार्जन करना। इसने साथियों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में शिक्षा प्राप्त की थी और वहां के एक प्रसिद्ध आचार्य थे शीलभद्र। याद रखना मेरे भाइयों शीलभद्र। इस शीलभद्र को साथियों इसने क्या कहा? गुणों की खान का। किसने कहा? गुणों की खान। शीलभद्र आचार्य को साथियों ह्वेनसोंग ने कहा। ह्वेनसोंग कहता है कि सिंध का राजा शूद्र जाति का रहा है और साथियों हर्षवर्धन जो है वो वैश्य जाति का है। वैश्य को इसने दोस्तों फी से कहा। फी से ये हर्षवर्धन वैश्य जाति को फी से कहा है। ध्यान रखना ह्वेनसोंग कहता है अपनी पुस्तक सीयू की, पुस्तक का नाम था सीयू की, ध्यान से सुना, सीयू की पुस्तक में कहता है साथियों ह्वेनसोंग कि हर्षवर्धन के शासनकाल में राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था ढंग की थी, उच्च अवस्था की थी, स्त्रियों की दशा उच्च थी, यहाँ के लोग सफेद वस्त्र पहनते थे, न्याय व्यवस्था ढंग की थी, न्याय प्रिय राजा था, महासेनापति को सिंहनाद कहते थे, धर्माधिकरण न्यायालय था। लेकिन फिर भी साथियों ये रास्ते में ह्वेनसोंग को लूट लिया गया था। याद रखना ह्वेनसोंग ने साथियों दक्षिणी भारत में तमिलनाडु कांची की यात्रा की, जो पल्लवों की राजधानी थी कांची। ढंग से ध्यान रखना कांची की यात्रा की। ह्वेनसोंग सबसे पहले दोस्तों कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के दरबार में गया, फिर हमारे इस हर्षवर्धन के दरबार में आया। देखो कांची की यात्रा करने के बाद वो महाराष्ट्र की यात्रा करता है और महाराष्ट्र के लिए उसने दोस्तों मोलीचोआ नाम रखा, मोलीचोआ नाम रखा था। ध्यान रखना फिर साथियों वो वल्लभी गुजरात में जाता है। वल्लभी गुजरात में दो प्रसिद्ध आचार्य थे गुणमती और स्तरमती, उनसे साथियों शिक्षा प्राप्त की। नाम लिख रहा हूं दिमाग में छाप लेना। वल्लभी के आचार्य थे गुणमती और स्तरमती, उनसे साथियों इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। फिर आगे बढ़ा और हमारे जालोर जिले में भीनमाल आया था साथियों। भीनमाल आने वाला यही चीनी यात्री था। भीनमाल आने के बाद में साथियों ये हमारे हर्षवर्धन के दरबार में वापस आता है और फिर स्थल मार्ग से वापस चला जाता है। आपको बता देता हूं इतनी सारी यात्रा करने के कारण ही ह्वेनसोंग को क्या कहते हैं साथियों? तीन उपाधि देते हैं ह्वेनसोंग को। पहली उपाधि यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं मेरे भाइयों इनको, यात्रियों का राजकुमार। दूसरी इनकी उपाधि है आधुनिक शाक्य मुनि। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा रुचि रख रहा था, इसलिए आधुनिक शाक्य मुनि। और तीसरा नीति का पंडित, नीति का पंडित इसे ही कहते हैं मेरे साथियों ह्वेनसोंग को। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन रही होगी। चलिए आगे बात करूं दोस्तों तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सामाजिक स्थिति उन्नत थी, जातियों का महत्व बढ़ने लगा था, कायस्थ और शूद्र जाति को भी महत्व दिया गया था। ध्यान रखना स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ध्यान आपको बता देता हूं हर्षवर्धन की माताजी सती हुई थी, यह थोड़ा ध्यान रखना, अपवाद है, बाकी स्त्रियों की स्थिति ढंग की थी। हर्षवर्धन पहला राजा दोस्तों जिसने उत्तरी भारत में गन्ने की खेती शुरू की है। व्यापार सूती वस्त्रों व कपड़ों का ज्यादा होता था, विदेशों के साथ में भी व्यापार होता था साथियों। तो याद रखना यह हर्षवर्धन के बारे में जानकारी है। प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने गुप्तकालीन व्यवस्था को ज्यादा अपनाया था। एक थोड़ा ध्यान रखना साथियों, हर्षवर्धन के समय में हिरण्य कर और दूसरा भाग भोग और बलि ये कर थे साथियों। आपको बता दूं हर्षवर्धन पहला राजा है जिसने अपने अधिकारियों को नकद वेतन नहीं देकर के वेतन के रूप में जागीरें प्रदान की थी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा और साथियों वादा भी करता हूं कि इससे ज्यादा आपको ऑफलाइन में मुझे नहीं लगता मिल रहा होगा और आपका कोई सवाल बाहर जाएगा। बाकी नॉलेज अनंत है मेरे भाइयों, इसको अपन एक सीमा में बांध कर नहीं रख सकते। विश्वास रखिएगा इस भाई पर और इस भाई की सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। थैंक यू वेरी मच।